नमस्कार दोस्तों, द बॉक्स स्पोर्ट चैनल में मैं जगदीश आपका स्वागत करता हूं। अभी हम बात करने वाले हैं आईपीएल के टीम्स के बारे में। हर एक आईपीएल की टीम यानी 2008 से लेकर 2021 तक हर एक टीम ने क्या क्या किया, कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी और हर एक टीम ने हर साल में क्या क्या किया, इसके बारे में। तो आइए जान लेते हैं पहले टीम्स के बारे में यानी मुंबई इंडियंस के बारे में। मुंबई इंडियंस के फिलहाल के जो कप्तान है वो है रोहित शर्मा, कोच है महल अजयवर्धने और उनका घरेलू मैदान है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 5 बार जीता है, जो कि 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020। इनके मालिक है इंडिया विंग स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टूर्नामेंट में सबसे हाई प्रोफाइल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस भी वर्तमान में सबसे सफल है, जिसमें अभी तक 5 बार आईपीएल जीता है। फ्रेंचाइजी को अंबानी परिवार ने 2008 में लगभग 487 करोड़ रुपए यानी 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था, जो उस समय की लीग की सबसे महंगी टीम है। आइए बात करते हैं इस टीम के इतिहास के बारे में। मुंबई की स्टार स्टडेड लाइनअप, जिसमें सचिन तेंदुलकर और सनी जयसूर्या जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, उसने पहली बार 2010 में अपनी छाप छोड़ी जब वो उपविजेता रहे। अगले 2 सालों में उन्होंने रोहित शर्मा, जहीर खान और कायरन पोलार्ड को चुनकर अपनी कोर को और मजबूत। तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने 2011 के टूर्नामेंट में पर्पल कैप और उस साल के चैंपियंस लीग T20 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीतकर अपनी योग्यता साबित की और उस लीग को भी मुंबई इंडियंस ने जीता। 2013 में रोहित कप्तान बने और जसप्रीत बुमराह ने भी डेब्यू। उन्होंने वानखेड़े में सभी घरेलू मैच जीते, टेबल टॉपर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अंकों के लिए बंधे और उन्हें हराकर अपना पहला खिताब जीता, जिससे तेंदुलकर को अपने आईपीएल करियर का एक परिकथा अंत में रोहित, बुमराह और पोलार्ड को एक अस्थिर नींव प्रदान करके साथ मुंबई हमेशा पसंदीदा में से एक। आइए इस टीम के चढ़ाव और उतार के बारे में बात करते हैं। 2017 से 2020 तक के 4 सीजन मुंबई के सर्वश्रेष्ठ, जब रोहित यकीनन सर्किट पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय T20 कप्तानों में से एक बन गए। कभी ऐसी टीम के रूप में जाना जाता था जिसे क्वालिफाई करने में बहुत देर कर दी। एमआई तालिका में सबसे ऊपर थी और उन 4 वर्षों में 3 बार जीतकर सबसे सफल आईपीएल टीम बनी। उतार के बारे में अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस ने पहले 2 सीजन में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं, खासकर जब वे 2009 में 7वें स्थान पर, 2016 और 2018 में जब वे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहे, तो यहाँ कहा गया कि मूल पर बहुत अधिक निर्भर थे, यानी कि अपने मेंस प्लेयर पर बहुत निर्भर और कुछ का बंद करने में विफल रहे। 2021 में अपने खिताब का बचाव करते हुए उन्हें बहुत से शीर्ष बल्लेबाजों ने स्कोर नहीं किया और उन्होंने प्लेऑफ में ही जगह नहीं बनाई। तो ये थे उतार और चढ़ाव के बारे में। अगर हम मौसम के अनुसार बात करें 2008 से, तो 2008 में मुंबई का स्थान था 6ठा। तेंदुलकर टूर्नामेंट की शुरुआत के समय पर कमर की चोट से उबर नहीं पाए और उनकी जगह हरभजन सिंह को कप्तान बनाया गया, जिन्हें एक खेल के बाद किंग्स 11 पंजाब के श्रीसंत को थप्पड़ मारने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। मुंबई ने अपने 4 मैच गंवाए, जिसका असर सेमीफाइनल में पहुंचने पे उनके नाकामी पर था। 2009 में ये टीम थी 7वें स्थान पर। टूर्नामेंट सीजन के लिए दक्षिण अफ्रीका में चला गया। शॉन पॉलक ने खिलाड़ी के रूप में संन्यास भी ले लिया और फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच बन गए। मलिंगा ने अपना आईपीएल डेब्यू किया, लेकिन टीम ने उन पर और तेंदुलकर और जेपी डुमिनी जैसे कुछ अन्य बड़े खिलाड़ियों पर बहुत अधिक भरोसा किया और 14 में से 5 जीत हासिल की। 2010 में मुंबई इंडियंस उपविजेता रहे। रनों के लिए तेंदुलकर पर निर्भरता जारी रही, लेकिन उनके गेंदबाजों के योगदान ने मुंबई को अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा दिया। मलिंगा, हरभजन, जहीर और नई भर्ती पोलार्ड ने उनके बीच 62 विकेट लिए, फिर भी वे फाइनल में सुपर किंग्स से आगे नहीं बढ़ सके। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में मुंबई इंडियंस का स्थान था 3रा। मुंबई ने तेंदुलकर, हरभजन, पोलार्ड और मलिंगा को रिटेन किया और नीलामी में रोहित को खरीदा। तेंदुलकर ने अपना एकमात्र T20 शतक बनाया और मलिंगा और मुनाफ ने दोनों मिलकर 50 विकेट का योगदान दिया, लेकिन वो क्वालिफाई में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के क्रिस गेल के खिलाफ कम आए। 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में मुंबई इंडियंस का स्थान था 4था। तेंदुलकर ने सीजन के शुरुआती 2 दिनों पहले कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था और बाद में उन्हें उंगली में चोट लग गई। मुंबई को उनकी अनुपस्थिति में एक स्थिर सलामी जोड़ी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और मिचेल जॉनसन ने सीजन को याद करते हुए उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया।
हरभजन के नेतृत्व में वो एलिमिनेटर में सीएसके के खिलाफ पूर्ववत आए और तालिका में तीसरे स्थान पर आए। 2013 की अगर बात करें तो इस साल मुंबई पहली बार चैंपियन हुई। अनिल कुंबले और जॉन राइट ने कोचिंग की भूमिका निभाई और रिकी पॉन्टिंग ने कप्तानी की। बुमराह ने डेब्यू किया। पॉन्टिंग ने इस सीजन में बीच में खुद को छोड़ दिया, लेकिन उस सीजन में उन्हें शीर्ष स्कोरर रोहित के नेतृत्व में और फाइनल में पोलार्ड की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने खिताब अपने नाम किया। तेंदुलकर इसके बाद आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी। 2014 की अगर बात करें तो उसमें मुंबई इंडियंस थे चौथे स्थान पर। एक असंगत सीजन जो संयुक्त अरब अमीरात में पहले चरण में 5 सीधा हार के शुरू हुआ। मुंबई आखिरी लीग में गेम से पहले तालिका में 5वें स्थान पर, जिसमें उन्होंने आदित्य तारे एक नाट्य चक्के के साथ राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 14.4 ओवर में 190 रनों का पीछा किया। इससे उन्हें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की अनुमति दी, लेकिन वे एलिमिनेटर में सुपर किंग्स से 7 विकेट से हारे। 2015 में मुंबई फिर एक बार चैंपियन बनी। एक और खराब शुरुआत, लगातार 4 हार, लेकिन इस बार एक अलग अंत के साथ। मलिंगा, लेंडल सिमन्स और मिचेल मैकलेलन ने सीजन के अपने आखिरी 10 मैचों में मुंबई को 9 जीत दिलाने का अभियान का नेतृत्व किया। फाइनल में सुपर किंग्स पर क्लिनिकल जीत ने उन्हें अपना दूसरा खिताब दिया। 2016 में मुंबई का स्थान था 5। मुंबई ने टीम साउदी और जॉस बटलर जैसे हाई प्रोफाइल खिलाड़ियों को खरीदा जो अपने बिलिंग पर खड़े नहीं थे। एक अप्रभावी सीजन में वो 2009 के बाद पहली बार प्लेऑफ के लिए योग्यता से चूक और अपना आखिरी लीग गेम हार गए। 2017 की अगर बात करें तो मुंबई दोबारा एक बार चैंपियन बनी। महिला जयवर्धने ने कोच का पदभार संभाला। हार्दिक पांड्या और बुमराह ने पावर हिटिंग और डेथ बॉलिंग से अपनी काबिलियत साबित की। मुंबई ने अपना सर्वोच्च आईपीएल कुल यानी 223 बनाम किंग्स 11 भी दर्ज किया और लीग चरण में 10 जीत के बाद उन्होंने फाइनल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत हासिल की। 2018 में मुंबई का स्थान था 5। मलिंगा कोचिंग स्टाफ में गेंदबाजी मेंटर के रूप में शामिल हुए। सूर्य कुमार यादव 6 सीजन के बाद मुंबई के लिए खेल रहे थे। शुरुआती स्थान पर पहुंच गए और 500 से अधिक रनों का योगदान दिया। लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे ने शानदार शुरुआत की, लेकिन अंत में कई करीबी मैच हारना मुंबई के लिए महंगा साबित। 2009 में मुंबई एक बार दोबारा चैंपियन हुई। रोहित ने 50 ओवर के विश्व कप से पहले पहला स्थान हासिल किया और 400 से अधिक रन बनाए। क्विंटन डिकॉक ने 529 रन बनाए। अल्जारी जोसेफ ने एक गेम में 12 रन देकर 6 विकेट लिए। फिर आईपीएल में ये सर्वश्रेष्ठ आंकड़े। बुमराह और मलिंगा दोनों ने मिलकर 35 विकेट। मुंबई ने चिर प्रतिद्वंदी यानी चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से हराकर रिकॉर्ड का चौथा खिताब अपने नाम कर दिया। 2020 में दोबारा मुंबई एक बार चैंपियन। मुंबई सीजन की अब तक से सबसे प्रभावशाली टीम। रोहित हैमस्ट्रिंग की चोट के साथ कुछ गेम से बाहर हो गए, लेकिन मुंबई ने फिर अपने 5वें खिताब के लिए मार्च किया। वो केवल 5 गेम हारे, जिसमें 2 टाई भी शामिल थे। हाइलाइट्स में अनकैप बल्लेबाजों सूर्य कुमार और ईशान किशन ने नए गेंद के साथ टेल बोलने भी प्रभाव दिया। 2021 में मुंबई इंडियंस का स्थान था 5वां। गत चैंपियन लीग चरण के अंतिम दिन तक खेलने के बाद प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रहे, ताकि क्वालिफिकेशन के अपने मौके को बरकरार रखा जा सके। मुंबई का सीजन तब तक ट्रैक पर था जब तक लीग भारत से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित नहीं हुई, जहां उनके टॉप बल्लेबाजों ने बहुत देर से हाथ बढ़ाया और बोल्ड पावर प्ले में पहले जैसा जादू फिर से नहीं बना सके। मुंबई इंडियंस के की प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो उनके की प्लेयर्स है सचिन तेंदुलकर, लसित मलिंगा, रोहित शर्मा, कायरन पोलार्ड और जसप्रीत बुमराह। तो ये था मुंबई इंडियंस का सफर 2008 से लेकर 2000। दूसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के फिलहाल के कप्तान है रविंद्र जडेजा। कोच है स्टीफन फ्लेमिंग। घरेलू मैदान है एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। आईपीएल के खिताब 4 2010, 2011, 2018 और 2021। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक है चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड यानी इंडिया सीमेंट्स की सहायक कंपनी। चेन्नई सुपर किंग्स अब तक के सबसे सुसंगत आईपीएल फ्रेंचाइजी। चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व एमएस धोनी ने 4 बार खिताब जीतकर किया और केवल एक बार चौथे स्थान से नीचे रहे। फ्रेंचाइजी का स्वामित्व इंडिया सीमेंट्स के पास है, जिनके अध्यक्ष बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और आईसीसीआई के भी पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन। सीएसके को 2008 में 360 करोड़ रुपए लगभग $91 मिलियन में खरीदा गया। आइए इस टीम के इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं।
सुपर किंग्स आईपीएल का हिस्सा रहे 12 में से 11 सीजन में नॉकआउट में पहुंचे। धोनी जो उद्घाटन नीलामी में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी यानी 9.5 करोड़ रुपए, लगभग US डॉलर 1.5 मिलियन। टीम का चेहरा, दिल और आत्मा बने। कोच स्टीफन फ्लेमिंग की रणनीति के साथ उनकी सहज प्रवृत्ति वर्षों से सुपर किंग्स की सफलता का केंद्र रही। 2008 में आखिरी गेंद पर फाइनल और 2009 में सेमीफाइनल में हारने के बाद सुपर किंग्स ने अगले 2 सीजन में लगातार खिताब हासिल किया। वह अगले 4 आईपीएल में नॉकआउट में लड़खड़ा गए और फिर स्पॉट फिक्सिंग के कांड के कारण 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। हालांकि 2018 में सुपर किंग्स ने अपने तीसरे खिताब के साथ अपनी वापसी को चाहिए। इसके बावजूद या उनके दस्ते से 30 से अधिक खिलाड़ियों पर भारी होने लगे। 2019 में सुपर किंग्स ने अपनी दलदली विरोधियों यानी मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक रोमांचक फाइनल खेला, जिसमें रोहित शर्मा एंड कंपनी ने अंततः उन पर 1 रन से जीत हासिल की। अगले वर्ष वे संयुक्त अरब अमीरात में परिस्थितियों का समायोजित करने की संघर्ष करते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होकर चल रहे। तालिका के निचले भाग में उनका स्थान समाप्त। उन्होंने अगले सीजन में ठीक वापसी की। क्लिनिकल सुपर किंग्स की तरह से चीजों के बारे में अगर जाने तो लीग चरण में दूसरे स्थान पर रहे और फिर फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। आइए बात करते हैं इस टीम के उतार और चढ़ाव के बारे में। सुपर किंग्स को 2018 की नीलामी के बाद डेड्स आर्मी के रूप में ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। शेन वॉटसन उनके कई 30 से अधिक सितारों में से एक, फाइनल में नाबाद शतक के साथ अपना तीसरा आईपीएल ताज प्रदान कर दिया। वो 2 साल के निलंबन से बेहतर वापसी के लिए नहीं कह सकते। अपने अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद 2020 में उन्होंने 2021 में फिर से खिताब अपने नाम हासिल कर दिया, जिसमें उनके कई वरिष्ठ पेशेवर अभी भी निचले हैं। अगर उतार के बारे में हम बात करें तो सीएसके ने उनके नादिर को तब मारा जब उनके टॉप अधिकारियों में से श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। 2 साल बाद सुपर किंग फ्रेंचाइजी को भी मयप्पन की गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया गया। 2020 में धोनी का व्यक्तिगत सबसे खराब सीजन भी माना जाता है, यानी वो चेन्नई सुपर किंग्स का भी सबसे खराब सीजन। अपने इतिहास में पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में से वो असफल रहे। आइए जान लेते हैं मौसम के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स का सफर। 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स उप विजेता। अपने तेज गेंदबाज और धोनी और सुरेश रैना के बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर किंग्स ने 14 लीग मैचों में से 8 जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में किंग्स 11 पंजाब को आसानी से हराया। सीएसके के सीमर और मुथैया मुरलीधरन ने फाइनल को आखिरी गेंद तक खींचा, लेकिन शेन वॉर्न और सोहेल तनवीर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए सुखद अंत सुनिश्चित किया। 2009 में सीएसके का स्थान था 4। आईपीएल जहां पे दक्षिण अफ्रीका में चला गया, वहां मैथ्यू हेडन, सुरेश रैना और मुरली ने संयुक्त रूप से सुपर किंग्स को तालिका में दूसरे स्थान पर रखने में मदद की। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्थानीय लड़कों मनीष पांडे और विनय कुमार ने सेमीफाइनल में उन्हें सर्वश्रेष्ठ दी और सीएसके को हार गए। 2010 में सीएसके पहली बार चैंपियन बने। जिस सीजन यानी इस सीजन में धोनी बने चेन्नई के थाला। टूर्नामेंट की शुरुआती में सीएसके के गर्म और ठंडे होने के बाद उन्हें कप्तान ने किंग्स 11 के इरफान पठान को जीत के अंतिम ओवर में 4-2-6-6 पर आउट कर फाइनल में कैरन पोलार्ड ने खेल को छीनने की धमकी दी, लेकिन धोनी ने उन्हें फंसाने के लिए हेडन को शॉर्ट मिड ऑफ पर तैनात किया और सीएसके ने अंततः अपना पहला खिताब सील कर। सीएसके ने इस सीजन में चिपॉक को एक किले में बदल दिया, जिसमें उन्होंने आरसीबी के खिलाफ फाइनल सहित अपने सभी मैच जीते। मुरली के आकार के छेद को भरने के लिए सूरज रणदीव ने कदम रखा और शादाब जकाती और डक बॉलिंगर के पास अपने क्षण, लेकिन आर अश्विन स्टैंड आउट गेंदबाज थे। यहां तक कि फाइनल में क्रिस गिल को डक के लिए आउट किया। उस फाइनल में एम विजय उन्होंने 95 रन बनाए 52 गेंदों। 2012 में सीएसके थी उप विजेता। लीग चरण में उनकी 8 जीत में से 5 घर पर आई और फिर विजय ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ शतक के साथ छठा जमाया। सीएसके को फाइनल में भी पहुंचाया। विजय, माइक हसी और रैना सभी उन फाइनल में से अच्छा है, लेकिन एक अनहेल्दी मनविंदर बिस्ला ने धोनी के आदमियों को खिताब जीतने से वंचित कर दिया। 2013 में सीएसके की उपविजेता। 7 मैचों की जीत के लय ने उन्हें क्वालिफायर में आसानी से पहुंचा दिया,
जहां हसी ने उस सीजन में शानदार फॉर्म में मुंबई को नाबाद 86 रनों के साथ देखा। उसी विरोधियों के खिलाफ एक किताबी संघर्ष की स्थापना की। सुपर किंग्स ने फाइनल में मुंबई को 4 विकेट पर 52 रनों पे समेट कर दिया, लेकिन पोलार्ड ने 32 गेंदों में नाबाद 60 रन करके मुंबई की राह पकड़ी। 2014 में सीएसके का स्थान था तीसरा। सीएसके अबू धाबी में किंग्स 11 के खिलाफ 4 विकेट पर 205 रन के बावजूद अपना पहला मैच हार गया था। रैना ने दूसरे क्वालिफायर में किंग्स 11 के खिलाफ 25 गेंदों में 87 रन बनाए, लेकिन ये उन्हें फाइनल में ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं। 2015 में सीएसके थी ऊपर विजय। चेपॉक में एक और बम्पर रन, 7 में से 6 घरेलू मैच जीते। उन्होंने तालिका में टॉप पर पहुंचने के लिए सड़क पर 3 जीते और दूसरे क्वालिफायर में आरसीबी को बीते। हालांकि फाइनल में मुंबई ने दूसरी बार सीएसके को मात दी। ये आईपीएल में तेज गेंदबाजों का दबदबा था, जिसमें सुपर किंग्स के डेवन ब्राउन विकेट में सबसे ऊपर और आशीष नेहरा चौथे स्थान पर। 2016 और 2017 में कुछ गड़बड़ी की वजह से सीएसके को आईपीएल से निलंबित कर दिया। उसके बाद सीएसके दोबारा आई 2018 में आते ही उन्होंने दोबारा एक बार चैंपियंस बनने का दावा। सुपर किंग्स ने कावेरी नदी जल विवाद के कारण अपने घरेलू आधार को पुणे स्थानांतरित करने से पहले चेपॉक में केवल एक ही गेंद खेला। लुंगे एनगिडी ने पुणे में सीम के अनुकूल ट्रैक पर महत्वपूर्ण सफलताएं प्रदान की और क्रंच पर सीएसके ने सनराइजर्स को पहले क्वालिफायर के साथ साथ फाइनल में भी हराकर खिताब जीतने के तरीके पे वापसी। 2019 में सीएसके रहे थे उपविजेता। अंत में चेपॉक में वापस आ गए सीएसके ने अपने पुराने स्पिन टू विन टेम्पलेट पर भरोसा किया। लीग चरण में 7 घरेलू खेलों में 6 जीत के साथ एकमात्र हार थी मुंबई के हाथ, जहां धोनी अपनी परेशानी से निपटने के लिए बाहर बैठे। वो पहले क्वालिफायर के लिए लौटे, लेकिन मुंबई ने उन्हें वही हरा दिया और फिर फाइनल में एक बार रन से हरा दिया। 2020 की अगर बात करें तो 2020 में सीएसके थे 7वें स्थान। रैना और हरभजन सिंह व्यक्तिगत कारणों से टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद सुपर किंग्स प्रबंधन ने उनके लिए प्रस्तावन लेने का फैसला किया, लेकिन सीजन के दूसरे भाग तक उम्र बढ़ने वाली टीम रन से बाहर भाग गई। जैसे कि फ्लेमिंग ने कहा, धोनी ने केदार जाधव के मध्य क्रम में संघर्ष किया, जबकि स्पिनरों के पास चेपॉक से दूर बैट नहीं। ये सीजन कुछ ठीक ठाक था। 2021 में सीएसके ने दोबारा चैंपियंस बनके अपनी छाप पाड़ी। टीम के संदर्भ में बहुत कुछ नहीं बदला, लेकिन सीएसके के लिए सब कुछ क्लिक किया। उन्होंने भारत में पहले चरण में अपने 7 में से 5 मैच जीते और बाद में संयुक्त अरब अमीरात में 4 और प्लेऑफ में हमेशा की तरह क्लिनिकल सितारे थे ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस, जिन्होंने सीजन में 600 से अधिक रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें की प्लेयर्स की, तो इनके की प्लेयर्स है एमएस धोनी, सुरेश रैना, वेन ब्राउन, रविंद्र जडेजा और दीपक चहर। 2022 में धोनी ने कैप्टनसी रविंद्र जडेजा को दे दी। लगातार हार के बाद रविंद्र जडेजा ने दोबारा जो कैप्टनसी है वो महेंद्र धोनी को दे दी। तो ये था सीएसके का अब तक का सफर। ये बात करते तीसरी टीम के बारे में, यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यानी आरसीबी। उनके फिलहाल के कप्तान है फाफ डू प्लेसिस, कोच है संजय बांगर और साइमन कैटिच। तो घरेलू मैदान है उनका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर। आईपीएल के किताब, इनके नाम पर अभी तक कोई आईपीएल का किताब नहीं है। इनके मालिक है डियाजियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लोकप्रियता चार्ट पर उच्च, लेकिन उनके ट्रॉफी कैबिनेट में इसके लिए कुछ भी नहीं है दिखाने। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 बार उपविजेता रही है। 2008 में आरसीबी को 464 करोड़ रुपए यानी लगभग 111.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा गया। 2008 में वो दूसरी सबसे महंगी फ्रेंचाइजी। टीम का स्वामित्व यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड के अध्यक्ष विजय मल्ल्या से 2015 में डियाजियो इंडिया में बदल गया। इतिहास की अगर हम बात करें इस टीम की, तो टीम को 2008 में टेस्ट 11 का ब्रांड बनाया गया, जब वो अनुभवी खिलाड़ियों पर इस उम्मीद में आगे बढ़े कि वे T20 में भी जल्दी से समायोजित हो जाएंगे। लेकिन आरसीबी केवल 4 जीत हासिल करने में ही सफल है।
अगले 3 सीजन हालांकि उन्होंने 2 उपविजेता फिनिश के साथ चीजों को बदल दिया। इन वर्षों में फ्रेंचाइजी ने नीलामी में कुछ खिलाड़ियों यानी युवराज सिंह 2014 में, दिनेश कार्तिक 2015, क्रिस मॉरिस 2030 इन पर बहुत बड़ा खर्च किया, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी दूसरे सीजन के लिए इन बड़ी खरीद का समर्थन किया। टीम पहली बार प्रभावित हुआ, हालांकि उनके चढ़ाव उतार वाले भाग्य के बावजूद फ्रेंचाइजी ने कप्तान के रूप में विराट कोहली पर विश्वास बनाया। 2021 में उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को करीब $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। आइए बात करते हैं इस टीम की चढ़ाव और उतार के बारे में। राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले ने 2008 में आरसीबी को रॉक बॉटम से ऊपर उठाने में मदद की और 2009 में उप विजेता बनाया। क्रिस गेल ने 2011 में एक जादुई रन बनाया, लगभग अकेले ही उन्हें फाइनल में ले गए। इसी तरह 2016 में कोहली ने रिकॉर्ड संख्या में रन बनाकर फाइनल में एक सनसनीखेज लेग डैश में मिड टेबल फिनिश के रूप में जो आकार ले रहा था उसे बदल दिया। उतार के बारे में अगर हम इस टीम के बारे में बात करें तो 2008 में टेस्ट दिग्गजों पर भारी आरसीबी के दस्ते ने खुद को अपने पहले आईपीएल खेल में 2023 रनों का पीछा करते हुए पाया और द्रविड़ और वसीम जाफर रेड बॉल क्रिकेट के 2 दिग्गजों ने ओपनिंग के लिए भेजा। उस सीजन के बीच में उन्हें सीईओ चारू शर्मा को विफलताओं की कड़ी के बाद बर्खास्त कर दिया गया। निर्देशक मार्टिन क्रो ने इस्तीफा दे दिया और फ्रेंचाइजी ने एक नया सेटअप स्थापित किया। 2016 से उन्होंने हर सीजन में कोच भी बदले। अगर मौसम के अनुसार अगर हम बात करें तो 2008 में आरसीबी का स्थान था 7वां। टीम में गहराई की कमी थी और कप्तान द्रविड़ हर समय दबाव में रहते। सामरिक रूप से उनके पास एक मजबूत बोर्ड था, लेकिन उनके पास लंबे लक्ष्य को चुनौती देने या स्कोर स्थापित करने के लिए कमी। उन्होंने 14 मैच में सिर्फ 4 जीत के साथ 7वें स्थान पर खराब प्रदर्शन किया। 2009 में अगर हम बात करें तो आरसीबी रही थी उपविजेता यानी रनर। नए कप्तान केविन पीटरसन ने आरसीबी की धीमी शुरुआत की धारणा को बदलने के लिए बहुत कम काम किया। जब कुंबले ने कप्तान के रूप में पदभार संभाला तब तक आरसीबी 6 में से 4 गेम हार चुकी। जब कुंबले ने कप्तान के रूप में पदभार संभाला तब तक आरसीबी 6 में से 4 गेम हार चुकी, लेकिन उन्होंने एक शानदार बदलाव के लिए प्रेरित किया और टीम ने फाइनल में जगह बनाई। मनीष पांडे एक स्टार के रूप में उभरे थे, जिन्होंने आईपीएल में एक भारतीय द्वारा पहला शतक बनाया। 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में आरसीबी था तीसरे स्थान पर। आरसीबी सेमीफाइनल तो पहुंच गई, लेकिन फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक लंबा पीछा करते हुए लड़खड़ा गई। हालांकि उन्होंने डेक्कन चार्जर्स को उद्ध्वस्त कर दिया, जिसके पक्ष से वे 2009 के फाइनल में हार गए। एक तीसरे स्थान के प्लेऑफ में रॉबिन उत्तपा ने इस सीजन में लगातार अच्छे स्कोर बनाए, लेकिन ये फ्रेंचाइजी के साथ उनका आखिरी साल साबित हुआ। 2011 की अगर हम बात करें तो आरसीबी 2011 में रही थी उपविजेता यानी रनर अप। डैनियल विक्टोरी ने कप्तान के रूप में अपना कार्यभार संभाला, लेकिन आरसीबी ने फिर से खराब शुरुआत की। फिर क्रिस गेल जो है वो डिर्क नैन के स्थान पर टीम में आए और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक जोरदार शतक बनाया। जिस फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिहा किया था उसे खिलाफ उन्होंने शतक बनाया। उस वर्ष टॉप रन बनाने वाले वो आरसीबी को फाइनल में लेके गए, जहां पे उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने उड़ा दिया। 2012 की अगर बात करें तो आरसीबी का स्थान था 5वां। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ अपने अंतिम लीग गेम में जीत की जरूरत के लिए आरसीबी के लिए एक टॉप सर्विस सीजन है, लेकिन वे कम स्कोरिंग का पीछा करते हुए आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी डेल स्टेन से अलग हुए, जिन्होंने 8 रन पर 3 विकेट लिए। गेल ने इस सीजन में 700 रन का आंकड़ा पार किया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। 2013 की अगर हम बात करें तो आरसीबी था 5वें स्थान पे। गेल के लिए एक और 700 से अधिक रन का वर्ष, जिसमें पुणे वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 175 रन भी शामिल है, जो कि T20 क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर। सीजन ने नेतृत्व में एक बदलाव को भी चिन्हित किया, जिसमें विराट कोहली ने विक्टोरी से सीजन के दौरान पदभार संभाला, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स को इस साल भी खिताब नहीं मिला। 2014 की अगर हम बात करें तो आरसीबी था 7वें स्थान पे। रिक जेनिंग्स मुख्य कोच के रूप में चले गए और विक्टोरी ने उनकी जगह ली। नीलामी में आरसीबी ने युवराज सिंह के लिए बैंक तोड़े, लेकिन वो रन देने में नाकाम रहे।
कोहली का सीजन सामान्य रहा, गेल की हालत भी खराब थी और आरसीबी ने संघर्ष किया केवल 5 जीत के साथ। फिर भी मिचेल स्टार्क का एक आगमन एक उम्मीद की किरण थी और यजुवेंद्र चहल का एक सफल स्टार के रूप में भी उभरा। 2015 में आरसीबी का स्थान था तीसरा। दिनेश कार्तिक सीजन में सबसे बड़े नाम थे, लेकिन उन्होंने 11 पारियों में केवल 141 रन बनाए और उन्हें तुरंत रिहा कर दिया। चहल, स्टार्क, हर्षल पटेल और एस अरविंद के अच्छे प्रदर्शनों से गेंदबाजी भी प्रभावित हुई। बल्लेबाजी गेल, कोहली और डिविलियर्स के इर्द गिर्द घूम गए और वो सीएसके के खिलाफ क्वालिफायर में स्क्वायर टर्नर पर जीत हासिल नहीं कर सके। 2016 की अगर हम बात करें आरसीबी की, तो 2016 में आरसीबी के रनर यानी उपविजेता कोहली ने सीजन में 1000 रन से थोड़ा कम रन बनाकर अकेले दम पर टीम को किस्मत बदल दी। अपने पहले 7 में से 5 मैच हारकर वो फाइनल में पहुंच गए, जहां पे वो एचआरएस यानी सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए हार गए। हालांकि उस मैच में गेल और कोहली ने एक अच्छा मैच रखा, लेकिन मध्यक्रम के क्रीव के चेहरे पर सुलझ गया दबाव आसानी से दिख रहा था और वो फाइनल में नहीं जा पाए, यानी फाइनल जीत नहीं पाए। 2017 में आरसीबी था 8वें स्थान पर। दयनीय बल्लेबाजी प्रदर्शन इस निराशाजनक वर्ष को परिभाषित किया। कोहली, गेल और डिविलियर्स को चोट की चिंता थी और बाद के दो ने उनके बीच 25 से कम के औसत से सिर्फ 416 रन बनाए। मध्यक्रम पर बहुत अधिक दबाव था, जिसने जगह पे ही दम तोड़ दिया। अंतिम परिणाम यानी 14 खेलों में 3 जीत की और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 49 पर ऑल आउट भी हो गए थे। यह आईपीएल का सबसे लोएस्ट स्कोर माना जाता है। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में आरसीबी थी 6ठे स्थान पर। नो गेल, इसलिए कोहली और डिविलियर्स ने रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली और क्रमशः 530 और 480 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों में अगला सर्वश्रेष्ठ 252 रन के साथ मनदीप सिंह। आरसीबी की एक आदर्श 11 को जल्दी शून्य करने में असमर्थता उन्हें भारी पड़ी। उनके पास राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने अंतिम गेम में क्वालिफाई करने का एक छोटा सा मौका था, लेकिन वो टूट गए। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में आरसीबी थी 8वें स्थान पर। कोहली ने अन्य बल्लेबाजों के थोड़े से समर्थन के साथ फिर से बल्लेबाजी का अधिकांश भार संभाला। डेथ बॉलिंग एक समस्या बनी रही, स्पिनरों ने भी संघर्ष किया और इसने आरसीबी को प्रतियोगिता के दूसरे भाग में बहुत कुछ करने के लिए छोड़ दिया। कोहली अपनी हताशा और लाचारी के बारे में मुखर थे और इसके कारण 2020 सीजन से पहले कोचिंग स्टाफ को एकदम पूरी तरह से बदल दिया गया। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में सीएसके की 4थे स्थान पर 10 में से 7 जीत के साथ एक टॉप में खत्म हो गए, लेकिन नेट रन रेट पर प्लेऑफ में पहुंचने के लिए वो अगले 4 गेम हार गए। एलिमिनेटर में वो अपनी बोगी टीम सनराइजर्स हैदराबाद में भाग गए और हार गए। उन्होंने लगातार 5 हार के साथ टूर्नामेंट का अंत किया। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में आरसीबी थी 3रे स्थान पर। आरसीबी टॉप 2 में जगह बनाने के लिए एक हीट के भीतर थी, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 3रे स्थान पर थे, जो कि एलिमिनेटर में जा रही थी, जहां वो एक पुनरुत्थान वाले केकेआर के खिलाफ आए, जिन्होंने टॉप 4 में जगह बनाने के लिए 7 में से 6 गेम जीते। आरसीबी एक कड़ा खेल हार गया। कोहली अपने बेल्ट के नीचे किताब बनाने के लिए रुक गए और टीम की कप्तानी से इस साल बाहर हो गए। की प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इस टीम के की प्लेयर्स हैं विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ब्रिस गेल, हर्षल पटेल, यजुवेंद्र चहल और ग्लेन मैक्सवेल। तो ये था आरसीबी का सफर 2008 से लेकर 2021। हमारे लिस्ट की चौथी टीम है केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर के फिलहाल के कप्तान है श्रेयस अय्यर, कोच है ब्रैंडन मैकलम। इनका होम ग्राउंड है ईडन गार्डन्स कोलकाता। आईपीएल के खिताब इन्होंने जीते हैं 2, 2012 में और 2014 में। इनके मालिक है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप। एक से अधिक आईपीएल खिताब जीतने वाली 3 टीमों में से केकेआर का स्वामित्व अभिनेता शाहरुख खान और जूही चावला और चावला के पति जय मेहता के पास है। फ्रेंचाइजी को 2008 में लगभग 262.5 करोड़ रुपए यानी लगभग 75.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा गया और ये टूर्नामेंट की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक रही। आइए बात करते हैं इस टीम के हिस्ट्री के बारे में।
सौरव गांगुली और फिर ब्रेंडन मैकुलम के तहत नाइट राइडर्स के पहले 3 साल भूलने योग्य। उनके पास ईशान शर्मा और इकबाल अब्दुल्ला जैसे होनहार युवा भारतीय गेंदबाजों के साथ रिकी पॉन्टिंग, क्रिस गेल और शोएब अख्तर थे, लेकिन पहले 3 सीजन में वे 6ठे स्थान पर थे। 2011 में केकेआर ने गौतम गंभीर को नेतृत्व में अपना पहला प्लेऑफ बनाया। जैक कैलिस के साथ यूसुफ पठान टीम के प्रमुख सदस्य बने। 2012 में केकेआर ने अपना पहला खिताब जीता। सुनील नारायण और रॉबिन उत्तपा का इसमें बहुत योगदान है। उन्होंने 2014 में फिर से खिताब जीता। उनके रैंक में आंद्रे रसेल के साथ पहला सीजन। अगले 3 साल वादे से भरे हुए थे, लेकिन केकेआर को एक और खिताब हासिल करने में नाकाम रहे और 2018 की नीलामी से पहले गंभीर को बरकरार नहीं रखा गया। कप्तान के रूप में दिनेश कार्तिक के पदार्पण सत्र में 2018 में केकेआर तीसरे स्थान पर। 2020 के आईपीएल के बीच में ही कार्तिक ने पद छोड़ दिया। इयान मॉर्गन को बागडोर सौंप दी, जिन्होंने 2021 में अपने तीसरे फाइनल में टीम बनाई। आइए बात करते इस टीम के चढ़ाव और उतार के बारे में। 3 साल में केकेआर के 2 खिताब उनके चरम पर है। पहली जीत 2012 में एक मील का पत्थर थी, क्योंकि टीम ने पहले 4 सत्रों में इतना खराब प्रदर्शन किया। 2014 में जीत, जब उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 200 रनों का पीछा करते हुए जीत हासिल की, तो उस साल की टीम को हमेशा के लिए दिग्गज बनाया। अगर उतार की हम बात करें तो गांगुली के नेतृत्व में एक परिकथा का सपना साकार नहीं हुआ और उनके और कोच जॉन बुकानन के बीच संघर्ष था, जिनकी बहु कप्तानों की रणनीति की आलोचना भी की गई, खासकर टीम की किस्मत के आगे गिरने के बाद। 2011 से पहले गांगुली की अनुपस्थिति ने केकेआर के लिए कोलकाता के प्यार को बर्बाद करने की धमकी दी और शुरुआती वर्षों में नकली आईपीएल खिलाड़ी पर हंगामे ने उन्हें भी मजाक का पात्र बना। अगर सीजन वाइज हम बात करें, यानी मौसम वाइज बात करें हम, तो 2008 में केकेआर था 6ठे स्थान पर। टूर्नामेंट के पहले मैच में मैकुलम ने नाबाद 158 रन के ऐसा प्रतीत किया था कि केकेआर नई लीग में हराने वाली टीम थी, लेकिन 4 सीधे हार ने उस शुरुआत को बर्बाद कर दिया और गांगुली के 2 प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन और एक विध्वंस के बावजूद शोएब द्वारा दिल्ली डेयरडेविल्स टीम सीजन के अंत में 3 हार के साथ समाप्त हुई। 2009 में केकेआर थी 8वें स्थान पर। अपने तीसरे गेम में सुपर ओवर की हार ने लगातार 8 हार का सिलसिला शुरू किया, जिसने केकेआर की एक कमर तोड़। 12 मैचों के बाद उन्होंने सिर्फ एक अकेला मैच जीता था और अगर वो 2 मैच भी नहीं जीत पाते तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम का सबसे खराब सीजन हो सकता। 2010 में केकेआर थी 6ठे स्थान पर। गांगुली को 2 खराब सीजन के बावजूद कप्तान के रूप में बरकरार रखा गया। उन्होंने 493 रन बनाए, लेकिन बाकी की टीम की तरह ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने टूर्नामेंट में पहले भाग में बहुत सारे गेम गंवाए और हालांकि वे तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर टीमों के साथ 14 अंकों के साथ बंधे, लेकिन उनकी खराब नेट रन रेट ने उन्हें प्लेऑफ का स्थान दिया। 2011 में केकेआर थी 4थे स्थान पर। एक नए रूप केकेआर ने टीम की किस्मत बदलने के लिए तैयार हो और उन्होंने पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। नए कप्तान गंभीर के साथ खरीदी गई भारतीय प्रतिभा में केकेआर के विश्वास को पुरस्कृत किया गया, जिसमें स्पिनर अब्दुल्ला, तेज गेंदबाज बालाजी और मध्यक्रम के बल्लेबाज पठान और मनोज तिवारी ने मैच जिताने वाले प्रदर्शन किए। 2012 में केकेआर चैंपियन बन के उभर कर आई। केकेआर का पहला खिताब गंभीर और नए कोच ट्रेवर बेलिस को अधीन आया, जिन्होंने डेव वाटमोर की जगह ली। शुरू करने के लिए 2 हार, फिर 2 जीत, 1 हार, 6 सीधी जीत, 2 हार और अंत में 2 जीत। इसका मतलब है कि वे लीग के चरण के दूसरे स्थान। फाइनल में मनविंदर बिस्ला के 79 रनों ने केकेआर को 191 रन का मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने में मदद। 2013 में केकेआर थी 7वें स्थान पर। एक भूलने योग्य मौसम, 2 शानदार वर्षों के बीच एकदम से सैंडविच। नरेन इस साल और अगले साल केकेआर के गेंदबाजी चार्ट में टॉप पर है और गंभीर बल्ले से निर्दोष थे, लेकिन वो दूसरे से योगदान नहीं निकाल सके। कैलिस हालांकि अच्छा था, लगातार नहीं था और केकेआर ने अपने 16 लीग खेलों में 10 हारे थे। 2014 में केकेआर दोबारा एक बार चैंपियन बन के बरकरार रहे। अपने पहले 7 गेमों में से 5 हारने के बाद केकेआर जल्दी बाहर होने के लिए नियत लग रहा, लेकिन लगातार 9 जीत की एक श्रृंखला ने उन्हें दूसरा खिताब दिलाया। गंभीर और उत्तपा की साझेदारी ने केकेआर को शानदार फिनिश के लिए तैयार किया, जो आमतौर पर पठान प्रदान करते हैं।
कुलदीप यादव और कैलिस ने भी नियमित योगदान दिया। फाइनल में मनीष पांडे ने 200 रन का पीछा करते हुए 94 रन बनाए। 2015 में केकेआर थी 5वें स्थान पर। रसेल ने 3 अर्धशतक लगाए, लेकिन सीजन केकेआर के गेंदबाजों का। मोर्नी मोलकर ने केकेआर को मुंबई पर एक दुर्लभ जीत दिलाई। उमेश यादव ने 2 बार मैन ऑफ द मैच खेला और पीयूष चावला ने 4 विकेट से दिल्ली डेयरडेविल्स को ध्वस्त कर दिया। केकेआर को क्वालिफाई करने के लिए अपने पिछले 2 लीग मैचों में से एक जीतना था, लेकिन वो दोनों में लड़खड़ा गए, मुंबई और रॉयल से हार गए। 2016 में केकेआर थी 4th स्थान। रसेल का वर्चस्व जारी रहा। उन्होंने 3 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार अर्जित किए और पठान ने केकेआर के रूप में 2 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। वहां उन्हें सनराइजर्स ने एलिमिनेटर में नॉकआउट कर दिया। ये कैलिस का कोच के रूप में 3 सत्रों में पहला। 2017 में केकेआर थी 3रे स्थान पर। टॉप पर लीन और नरेन की बड़ी हिट। इसके बाद गंभीर और उत्तपा के संचयी प्रदर्शन ने केकेआर को तीसरे खिताब के लिए निश्चित रूप से रखा, जब उन्होंने अपने पहले 9 में से 7 गेम जीते, लेकिन उनका प्रदर्शन कम हो गया और वो क्वालिफायर में बाहर हो गए 107 रन पर आउट होने के बाद, क्योंकि रसेल उपलब्ध नहीं थे और वो सेवा कर रहे थे, यानी प्रतिबंध की सेवा कर रहे थे, चोटिल थे। 2018 में केकेआर थी 3रे स्थान। केकेआर ने आक्रामक बल्लेबाजी की। लीन, नरेन और रसेल की शक्ति का उपयोग करते हुए बड़े योग पोस्ट किए गए, जो उनके तेज गेंदबाजों की अनुभवताहीन को दूर करें। निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के बावजूद कार्तिक 498 रन के साथ टीम के सर्वोच्च स्कोरर। केकेआर ने एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स को हराया, लेकिन फाइनल से एक कदम पीछे हटकर उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद से हार गए। 2019 में केकेआर थी 5वें स्थान। उन्होंने अपने पहले 5 मैचों में से 4 जीते और फिर लगातार 6 हारे। जब केकेआर जीता, ये अक्सर बल्ले से रसेल की वीरता के लिए धन्यवाद, जिन्हें उन्हें 4 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार अर्जित। शुभमन गिल की फिनिशर से ओपनर के रूप में पदोन्नति ने अच्छा काम किया, और अगर उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना अंतिम मैच जीत लिया होता तो केकेआर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। 2020 में केकेआर थी 5वें स्थान। अंक तालिका में उनकी स्थिति ने केकेआर को तंग सीजन में खुश कर दी। जहां वो कोई गति बनाने में विफल रहे, नरेन और रसेल बड़ी अवधि के लिए अनुपस्थित थे, और नए कप्तान मॉर्गन के तहत, जिन्होंने 7 मैचों में पदभार संभाला था, उन्होंने जितने मैच जीते उससे अधिक हार गए। हालांकि उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को एक नया खेल रत्न खोज कर दिया। 2021 में केकेआर थी उपविजेता। उनका भारत लेग खराब था, लेकिन यूएई में उन्होंने फाइनल में पहुंचने के लिए 9 में से 7 गेम जीते, जबकि रसेल को उस दूसरे चरण के अधिकांश भाग के लिए गायब कर दिया। हालांकि सीनियर बल्लेबाजों ने काफी चमक नहीं दिखाई, लेकिन जब कम जाने माने खिलाड़ी खड़े हो। नरेन ने गुण योग 2020 के बाद अपनी गेंदबाजी मोजों को फिर से हासिल कर लिया। वेंकटेश अय्यर कड़ी मेहनत करने वाले बल्लेबाज और सीम गेंदबाज केकेआर के सीजन की खोज थे। अगर की प्लेयर्स की हम बात करें केकेआर की टीम के, तो की प्लेयर्स है गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा, यूसुफ पठान, आंद्रे रसेल और सुनील नारायण। तो ये थी सारी जानकारी केकेआर की टीम के बारे में 2008 से लेकर 2021 तक। हमारे लिस्ट की 5वीं टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, यानी SRH। इनके फिलहाल के कप्तान है केल विलियमसन, कोच है टॉम मोडी। घरेलू मैदान है इनका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। IPL खिताब इन्होंने जीते हैं 1 2016 में। इनके मालिक है सन टीवी नेटवर्क। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2013 में IPL में प्रवेश किया। पिछले हैदराबाद स्थित फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स के लंबे समय तक वित्तीय मुद्दों के कारण भंग कर दिया गया। SRH फ्रेंचाइजी को सन टीवी नेटवर्क ने 5 सालों के सौदे के लिए 85.05 करोड़ रुपए, यानी लगभग US $15.9 मिलियन में प्रतिवर्ष में खरीदा। इस टीम के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, तो एक टीम विरासत में मिलने के बावजूद नए मालिकों ने चार्जर्स टीम से 20 खिलाड़ियों को बरकरार रखा, जिसमें कुमार संगकारा भी शामिल थे। सनराइजर्स को एक स्थिर कोर बनाने में कुछ समय लगा। पहले 2 वर्षों में उन्होंने 4 कप्तानों संगकारा, कैमरून व्हाइट, डैरेन सैमी और शिखर धवन का परीक्षण किया, जबकि उनकी गेंदबाजी सामान्य रूप से उनके लिए मजबूत साबित हुई। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ एकादश खोजने के लिए संघर्ष किया। सनराइजर्स ने 2015 में डेविड वार्नर को कप्तान बनाए जाने के बाद अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की।
उस वर्ष टीम छठे स्थान पर रही, लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत वार्नर ने अपने मजबूत प्रदर्शन के दम पर कप्तानी बरकरार रखी। 2016 में उन्होंने सनराइजर्स को अपने पहले खिताब के लिए नेतृत्व किया और वार्नर, मुख्य कोच टॉम मूडी, सलाहकार वीवीएस लक्ष्मण और गेंदबाज कोच मुथैया मुरलीधरन की चौकड़ी ने अगले कुछ वर्षों में अच्छी तरह से तेज वाली मशीन की तरह काम किया। 2020 में ट्रेवर्स बेलिस ने मूडी को मुख्य कोच के रूप में बदल दिया और ब्रैड हेडिंग सहायक कोच के रूप में आ गए। हालांकि दोनों एक निराशाजनक 2021 सीजन के अंत में चले गए, जिसके दौरान केन विलियमसन के कप्तानी संभालने के साथ वार्नर को भी टीम से हटा दिया। इस बीच लक्ष्मण बीसीसीआई की राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में कार्यभार संभालने के लिए रवाना हो। मूडी, जो 2021 सीजन से पहले क्रिकेट के निर्देशक के रूप में लौटे थे, इन्होंने इस बार 2020 में बेलिस को मुख्य कोच के रूप में पीछे छोड़ दिया, जबकि ब्रायन लारा बल्लेबाजी के कोच और रणनीति के सलाहकार और डेल स्टेन तेज गेंदबाजी के कोच कोचिंग स्टाफ में शामिल थे। आइए हम बात करते हुए इस टीम के चढ़ाव और उतार के बारे में। 2016 में अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना पहला खिताब हासिल करने के लिए लगातार 3 नॉकआउट गेम खेले। वो 2018 में अपने कप्तान और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज वार्नर की गैर मौजूदगी के बावजूद फाइनल में भी पहुंच गए। उतार की अगर हम बात करें तो 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 में से केवल 3 गेम जीते और अंक तालिका में सबसे नीचे रहे। 2014 और 2015 में अपने पिछले निचले स्तर को हरा कर जब उन्होंने छठा स्थान हासिल किया। अभी बात करते सीजन वाइज इस टीम ने क्या किया। 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद थी चौथे स्थान। संगकारा के खराब फॉर्म के कारण उन्होंने वाइड के हाथों कप्तानी गंवानी पड़ी और वो एसआरएच के आधे मैच से बाहर हो गए। हालांकि स्टेन की अगुवाई में सनराइजर्स की गेंदबाजी ने सुनिश्चित किया कि वो अपने पहले सीजन में मिड टेबल पे समाप्त हुए। वो एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स से हार गए। 2014 में सनराइजर्स थी छठे स्थान। सनराइजर्स ने धवन को कप्तान के रूप में टूर्नामेंट की शुरुआत की। अंत में सेमी को कप्तान सौंप दी ताकि धवन अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित कर सके। वो संतुलन नहीं पा सके। वार्नर ज्यादातर मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते थे और 14 में से सिर्फ 6 जीत के लिए इनका सीजन समाप्त हुआ। 2015 में सनराइजर्स हैदराबाद थी छठे स्थान। वार्नर ने कप्तानी संभाली, लेकिन इसने टीम की किस्मत को बदलने के लिए बहुत कम काम किया, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद लगातार दूसरे वर्ष प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में विफल हुई। इस बार वो 14 मैचों में से 7 जीत के साथ समाप्त हुई। हालांकि वार्नर खुद टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद थी चैंपियन, उनका पहला आईपीएल खिताब। वार्नर एक बार फिर सबसे आगे थे और उन्होंने बल्ले से धवन और गेंद से भुवनेश्वर कुमार और मुस्तफिजुर रहमान का समर्थन मिला। ग्रुप चरण में तीसरे स्थान पर रहने के बाद एसआरएच ने एलिमिनेटर में नाइट राइडर्स को, दूसरे क्वालिफायर में गुजरात लायंस और फाइनल में राजस्थान चैलेंजर्स और फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया। 2017 में एसआरएच थी तीसरे स्थान पर। गत चैंपियन एलिमिनेटर में बाहर हो गया। हालांकि वार्नर ने ऑरेंज कैप और भुवनेश्वर ने पर्पल कैप जीती। सीजन में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और राशिद खान के आईपीएल डेब्यू भी देखे गए। नबी ने अपने दूसरे गेम में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता और टूर्नामेंट को 14 में से 17 विकेट के साथ समाप्त किया। 2018 में एसआरएच थी उपविजेता। न्यूलैंड्स की गेंद से छेड़छाड़ की घटना में उनकी भूमिका के कारण वार्नर को टूर्नामेंट से रोक दिए जाने के बाद विलियमसन ने कदम रखा और सराहनीय नेतृत्व किया। उन्होंने बल्ले से रन चार्ट में टॉप स्थान हासिल किया और फाइनल में टीम का नेतृत्व किया, जहां एसआरएच ने शेन वॉटसन और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वापसी की। 2019 में एसआरएच थी चौथे स्थान पर। वार्नर लौटे, लेकिन हालांकि इस बार कप्तान के रूप में नहीं और तीसरी बार टूर्नामेंट के अग्रणी रन स्कोरर के रूप में समाप्त हुए। वो और जॉनी बेयरस्टो सलामी बल्लेबाज के रूप में असाधारण थे, लेकिन मध्यक्रम और तेज गेंदबाज अपने योगदान पर काफी कुछ नहीं बना सके। एक बेहतरीन नेट रन रेट ने उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने में मदद की, जहां वो एलिमिनेटर में दिल्ली कैपिटल से हार गए। 2020 में एसआरएच थी तीसरे स्थान पर। वार्नर की वापसी के साथ सनराइजर्स ने लगातार 5वें सीजन के लिए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए चोटों की एक श्रृंखला पर काबू पा लिया। वो दूसरे क्वालिफायर में कैपिटल से हार गए, लेकिन जेसन होल्डर, संजू शर्मा, रिद्धिमान शाह और टी नटराजन के रूप में नए हीरो मिले, जिन्होंने पहले 9 मैच में 6 हार के बाद उन्हें वापसी करने में मदद की। 2021 में एसआरएच थी 8वें स्थान।
एक ऐसा सीजन जहां सनराइजर्स के लिए बहुत कम सही था। वार्नर बल्ले से संघर्ष करते रहे और टूर्नामेंट के बीच में ही अपना जगह गंवा बैठे। विलियमसन ने कप्तानी संभाली लेकिन चीजें बदल नहीं सकी। उन्होंने अपने पहले 9 गेमों में से 8 में हार का सामना किया और लकड़ी के चम्मच के साथ अपना यह सत्र समाप्त किया। अगर की प्लेयर्स की हम बात करें इस टीम के SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद की, तो की प्लेयर्स है इनके डेल स्टेन, भुवनेश्वर कुमार, डेविड वार्नर, राशिद खान और फिलहाल के कप्तान केन विलियम्स। तो ये थी सारी जानकारी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बारे में 2008 से लेकर 2021। हमारे लिस्ट की अगली टीम है दिल्ली कैपिटल्स यानी DC। इनके फिलहाल के कप्तान है ऋषभ पंत, कोच है रिकी पॉन्टिंग। इनका घरेलू मैदान है अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली का। IPL किताब अभी तक इन्होंने कोई भी नहीं जीता है। इनके मालिक है GMR ग्रुप JSW स्पोर्ट्स। दिल्ली कैपिटल्स पहले जो डेयर डेविल्स नाम से जाने जाते थे, इन्होंने 2020 सीजन में पहली बार टाइटल्स राउंड में जगह बनाई जहां वो मुंबई इंडियंस से हार गए। उन्होंने लीग चरण में तालिका में टॉप पर रहते हुए 2021 में लगभग बनाया था, लेकिन फिर अपने 2 प्लेऑफ हार गए। वो पहले 2 सीजन में सेमीफाइनल में और 2012 और 2019 में प्लेऑफ में लड़े। इतिहास की अगर हम बात करें तो IPL में राजधानियों का प्रदर्शन कम रहा है। हालांकि उन्होंने पहले 2 वर्षों में जोरदार शुरुआत की। उन्होंने प्लेऑफ भी बनाया और 2012 में ग्रुप चरण के अंत में तालिका में टॉप पर रहने के बाद तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन 2011, 2013, 2014 और 2018 में अंतिम स्थान पर रहे। दिसंबर 2018 में फ्रेंचाइजी को दिल्ली की राजधानियों के रूप में पुनः ब्रांडेड किया, यानी DC नाम से पुनः इनका नामकरण किया गया था और नाम के परिवर्तन से भाग्य में भी इनके बदलाव आए। उन्होंने 2019 में प्लेऑफ में जगह बनाई और 2020 में एक बड़े पैमाने पे युवा टीम के साथ पहली बार फाइनल में पहुंचे। 2021 में उन्होंने लीग तालिका में टॉप पर रहने के बाद फिर से प्लेऑफ में जगह बनाई। अद्यपि वो एक ऐसा पक्ष प्रतीत होती है जिसे हाल के वर्षों में स्थिरता पाई है। युवा पर ध्यान देने के साथ अपने दस्तों को निर्माण करने के समय द्वारा किए गए कुछ विकल्प ने उन्हें चोट पहुंचाई होगी। 2008 में उन्होंने विराट कोहली का दृढ़ता से पीछा नहीं किया। तर्क यही था कि उनके पास वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, गौतम गंभीर, तिलक रत्ने दिशान और एबी डिविलियर्स थे। फिर टीम के साथ 3 साल बाद, जिसमें 2010 के सीजन में बहुत सारे रन और सक्षम नेतृत्व शामिल था, गंभीर को रिहा कर दिया गया। बेशक कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ कभी भी IPL नहीं जीता है, लेकिन वो पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगिता के टॉप प्रदर्शन करने वालों में से एक रहा है, जबकि गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 IPL खिताब दिलाए। दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में जिन खिलाड़ियों को जाने दिया है, उनमें डेविड वार्नर, डिविलियर्स, आंद्रे रसेल और ट्रेंट बोल्ट भी शामिल। आइए इस टीम की बात करते हैं चढ़ाव और उतार के बारे में। चढ़ाव की अगर हम बात करें तो 2008 और 2009 में दिल्ली के अच्छे साल थे, जब उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और हालांकि वो 2020 में फाइनल में पहुंचे। उनका सबसे अच्छा सीजन यकीनन 2012 था, जब उन्होंने अपने 16 लीग मैचों में से 11 जीते और 2021 जब उन्होंने जीत हासिल की 14 में से 10 मैच में। 2012 में सहवाग और महिला जयवर्धने और केविन पीटरसन ने 300 से अधिक रन बनाए। सहवाग ने 495 रन बनाए और मोनी मार्कल और उमेश यादव ने उनके बीच 44 विकेट लिए। 2021 में युवा आवेश खान 24 विकेट के साथ टूर्नामेंट के लिए विकेट लेने वाली सूची में दूसरे स्थान पर। उतार की अगर हम इस टीम की बात करें तो दिल्ली ने 2013 से 2018 तक एक गर्त मार। उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की या यहां तक कि समझ में नहीं आया, और वो जब नीचे समाप्त नहीं हुए तब भी वो तालिका में नंबर 6 से ऊपर उठने में असफल। आइए मौसम के साथ हम बात करते हैं DC। 2008 में DC थी 4थे स्थान। दिल्ली ने लगातार 2 जीत के साथ एक अच्छी शुरुआत की और पर्याप्त गेम जीतने में सफल रही। 14 में से 7 अंक तालिका में 4थे स्थान पर रहे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स, जिसे दिल्ली ने अपने पहले गेम में हराया था, एक रोल पर थी और खिताब के रास्ते में दिल्ली को सेमीफाइनल में हरा दिया। 2009 में DC थी 3रे स्थान पे। दक्षिण अफ्रीका में खेली गई प्रतियोगिता के ग्रुप चरण में दिल्ली इन फॉर्म थी। उन्होंने अपने पहले 14 में से 10 जीते और नॉकआउट में जाने वाली तालिका में टॉप पर रहे, जहां वो सेमीफाइनल में अंतिम चैंपियन डेक्कन चार्जर्स से हार गए।
2010 में डीसी थी 5वें स्थान पर। दिल्ली ने अपने पहले 2 सीजन की गति पर निर्माण करने की उम्मीद की हो सकती थी, लेकिन अपने पहले 2 गेम जीतने के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस और डेक्कन चार्जर्स के पीछे 3 टीमों के साथ अंक पर बराबरी करने के लिए केवल 5 और जीत हासिल की। उनके नेट रन रेट ने उनके खिलाफ कुछ भी काम नहीं किया और चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के माध्यम से वो टीम से बाहर हो, यानी उस सीजन से बाहर हो। 2011 में डीसी थी 10वें स्थान पर। जब यह सब पहली बार गलत हुआ, पुणे वॉरियर्स इंडिया और कोची टस्कर्स केरल आईपीएल में शामिल हो गए, जिससे ये 10 टीम का मामला बन गया और 2 नए पक्ष और दिल्ली ने दिल्ली के साथ अंतिम टीम में जगह बनाई। 2012 में डीसी थी 3रे स्थान पर। बड़े टिकट वाले सितारे सहवाग, पीटरसन, जयवर्धने, मॉर्कल, वार्नर सभी अच्छे आए और दिल्ली एक अच्छी तेल वाली मशीन की तरह टिक गई। लीग चरण के अंत में तालिका में टॉप पर रही, लेकिन ये उनके लिए फिर से इतना करीब होगा कि केकेआर और सीएसके की हार ने उन्हें बाहर कर दिया। 2013 में डीसी थी 9वें स्थान पर। 3 जीत और 13 हार के साथ दिल्ली शायद उनकी सबसे खराब गिरावट में गिर गई। उनकी पहली जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनके 7वें गेम में आई और फिर 2 जीत के बाद उनके अभियान को समाप्त करने के लिए लगातार 6 हार का एक और रन। 2014 की अगर हम बात करें तो डीसी थी 8वें स्थान। एक और सीजन, एक और खराब प्रदर्शन। अगर उन्होंने पिछले साल 3 जीते और 13 हारे तो इस बार टूर्नामेंट में 8 टीमों के साथ उन्होंने 2 जीते और 12 हारे। 2 जीत यूएई में उनके पहले 5 मैचों में हुई। दिल्ली ने लगातार 9 हार के साथ टूर्नामेंट का अंत किया। 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में डीसी थी 7वें स्थान पर। इस समय के आसपास दिल्ली ने वास्तव में कुछ भी काम नहीं किया। उनका प्रदर्शन 2014 की तुलना में थोड़ा बेहतर था, लेकिन 5 जीत और 8 हार ने उन्हें किंग्स 11 पंजाब से ऊपर समाप्त करने की अनुमति। एक और टीम जिसे तालिका के निचले भाग में फिनिशिंग का नाम बनाया। 2016 में डीसी थी 6ठे स्थान पर। दिल्ली की किस्मत में थोड़ा सुधार देखा गया। सबसे नीचे रहने के बाद वो 7 जीत गए और 7 हार के साथ सीढ़ी से एक कदम ऊपर चले गए। क्विंटन डिकॉक ने 445 रन बनाए। लेग स्पिनर अमित मिश्रा और अन्य दक्षिण अफ्रीकी आयातक यानी क्रिस मॉरिस ने उनके बीच 26 विकेट लिए। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में डीसी थी 6ठे स्थान पर। दिल्ली ने एक और 6ठे स्थान के लिए एक पठार मारा, हालांकि इस बार 6 जीत और 8 हार के साथ। फिर भी संजू सैमसन, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने सीजन के लिए 300 से अधिक रन बनाए। ये मानने का कारण था कि एक मजबूत टीम का एक मूल साथ आ रहा है। 2018 में डीसी थी 8वें स्थान पर। 2018 में डीसी थी 8वें स्थान पर। पंत ने 14 पारियों में 173.60 की स्ट्राइक रेट से 684 रन बनाए। अय्यर ने 411 रन बनाए और विजय शंकर, पृथ्वी शॉ और ट्रेंट बोल्ट 18 विकेट का इनका भी योगदान। लेकिन दिल्ली ने अभी भी 9 गेम गंवाए और केवल 5 जीते। इसका मतलब उनके लिए चौथी बार निचले स्थान पर दिल्ली रही। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में डीसी थी 3रे स्थान पर। धवल अपनी घरेलू टीम में लौट आए और उनके बीच पंत, अय्यर, शॉ और उन्होंने 1500 के करीब रन बनाए। गेंदबाजी का नेतृत्व कगिसो रबाडा ने किया। उन्होंने 25 विकेट किए। इस बार दिल्ली ने 9 गेम जीते और अंक तालिका में 3रे स्थान पर। उन्होंने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। नॉकआउट में उनकी पहली जीत, लेकिन फिर सीएसके ने खुद को इनको बाहर कर दिया। 2020 में डीसी थी उप विजेता यानी रनर अप। धवन और अय्यर ने 618 और 519 रन बनाकर बल्ले से उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। रबाडा और एनरिक नॉटिजे ने उनके बीच 52 विकेट लिए और अक्षर पटेल और मार्कस स्टोइनिस ने बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। टाइटल गेम में अंत तक आने से पहले कैपिटल ने एसआरएच को हराकर फाइनल में जगह बनाने के लिए लीग में अपने 14 में से 8 मैच जीते। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में डीसी थी 3रे स्थान पर। तेज गेंदबाज आवेश साल की बड़ी सफलता की कहानी थी, जिसने 7.37 की इकोनॉमी से 24 विकेट लिए। धवल का एक और शानदार सीजन था, हालांकि वो अंत में थोड़ा पीछे रह गए। 587 रन बनाकर समाप्त हो गए। शॉ और पंत को 2 अन्य बड़े स्कोरर थे, जिन्होंने 479 और 419 रन बनाए। फिर भी दिल्ली बल्लेबाजी पर हल्की थी और वो प्लेऑफ में नहीं अपनी जगह बना पाई। डीसी के की प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो डीसी के की प्लेयर्स है
वीरेंद्र सहवाग, अमित मिश्रा, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और कगिसो रबाडा। तो ये थी डीसी यानी दिल्ली डेयरडेविल्स इस टीम की जानकारी 2008 से लेकर 2021। हमारे लिस्ट की छठी टीम है राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर के फिलहाल के कप्तान है संजू सैमसन। इनके कोच है कुमार संगकारा। घरेलू मैदान है इनका सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर का। आईपीएल खिताब इन्होंने जीते हैं एक, जो कि ओपनिंग आईपीएल था 2008। इनके मालिक है मनोज बडाले, लचलन मर्डोक, रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स। जिस टीम ने सबसे छोटी बोली को आकर्षित किया था जब आईपीएल की फ्रेंचाइजी पहली बार बेची गई, राजस्थान रॉयल्स ने पहले सीजन में अप्रत्याशित चैंपियन बनकर उभरी। तब से वे केवल 3 बार प्लेऑफ में पहुंचकर गर्म और ठंडे हो गए। वो मैदान के बाहर भी विवादों में रहे थे। 2010 में स्वामित्व को लेकर अदालती लड़ाई हुई। 2013 में उनके 3 खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एक जांच के बाद फ्रेंचाइजी को अवैध सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल होने के लिए 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। आइए इस टीम के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। रॉयल्स का बजट सचेत खरीदारी की मनी बॉल रणनीति पर संपन्न होने और बड़े पैमाने पर अज्ञात प्रतिभाओं को चुनने और उनका समर्थन करने का इतिहास है। इन वर्षों में उन्होंने रविंद्र जडेजा, संजू सैमसन, यूसुफ पठान जैसे नामों का पता लगाया। हालांकि उन्होंने उन सभी में से कुछ सबसे बड़ी खरीदारी भी की है। उन्होंने 2018 में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को 12.5 करोड़ यानी लगभग 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनाडकट को 11.5 करोड़ रुपए यानी 1.6 मिलियन अमेरिकन डॉलर में खरीदा। 2021 सीजन से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को खरीदा। मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपए यानी 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदे। शेन वॉर्न ने रॉयल्स के विजयी पहले सीजन का नेतृत्व किया और 2011 तक, जिसके बाद राहुल द्रविड़ ने 2 साल पदभार संभाला। शेन वॉटसन ने 2014 में स्टीवन स्मिथ को सौंपने से पहले कुछ समय के लिए कप्तानी। जब स्मिथ को 2018 में गेंद से छेड़छाड़ के लिए प्रतिबंधित किया गया तो अजिंक्य रहाणे ने उनके कप्तान के रूप में स्थान लिया। स्मिथ 2019 में नेतृत्व करने के लिए लौटे, लेकिन 2 खराब सीजन के बाद रॉयल्स ने उन्हें 2021 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया गया और संजू सैमसन को 2 सीजन के लिए कप्तान बनाया। उन्होंने उस समय श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को क्रिकेट का निर्देशक भी नियुक्त किया था, यानी इनके कोच बने थे संगकारा। 2022 की मेगा नीलामी से पहले उन्होंने सैमसन को 14 करोड़ रुपए यानी लगभग अमेरिकी 1.8 मिलियन डॉलर्स को खरीदा। जोस बटलर को 10 करोड़ रुपए यानी 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर और युवा भारतीय सलामी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया। उन्होंने स्टोक और जोफ्रा आर्चर को रिलीज किया, जो पिछले सीजन में उनके 2 सबसे बड़े नाम। अगर इस टीम की हम बात करें यानी चढ़ाव और उतार की, तो 2008 में परिकता की जीत के लिए फ्रेंचाइजी को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। वो और वर्षों से कई युवा अज्ञात प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और अवसर देने के लिए उनके दृष्टिकोण के लिए काफी हद तक से सही रहने के लिए रहे। उतार की अगर हम बात करें तो आरआर वर्षों से विवादों में कम नहीं रहा है, जिनमें से सबसे गंभीर 3 खिलाड़ियों श्रीसंत, अजय चंदीला और अंकित चौहान को स्पॉट फिक्सिंग के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद था। लोढ़ा समिति की रिपोर्ट के बाद जिस घोटाले में मद्देनजर बीसीसीआई के कामकाज को देखने के लिए स्थापित किया गया था, बोर्ड ने 2 साल के लिए फ्रेंचाइजी पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके एक मालिक राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। वे लगातार तीसरे वर्ष प्लेऑफ में जगह बनाने में विफल रहे। 2021 में तालिका में दूसरे स्थान पर रहे। मौसम के अनुसार अगर हम आरआर की बात करें यानी रॉयल चैलेंजर्स की, तो 2008 में पहले अपने आईपीएल के सीजन में आरआर थी चैंपियन। टूर्नामेंट में आने वाले अंडरडॉग के रूप में वर्णित आरआर ने शानदार रन के साथ सुर्खियां बटोरी। ग्रुप स्टेज में 14 में से 11 गेम जीते। वॉटसन, सोहेल तनवीर, पठान और कैप्टन वार्नर के पूरे सत्र में असाधारण प्रयासों ने उन्हें फाइनल में एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर ट्रॉफी उठाने में मदद की। 2009 में आरआर थी 6ठे स्थान पर। रॉयल्स के 5 पिछले वर्षों के 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं थे। बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने के बाद तनवीर अपात्र थे और वॉटसन ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धताओं के कारण चूक।
उन्होंने टूर्नामेंट के बीच में 7 खिलाड़ियों को छोड़ दिया और 7 हार के साथ उनका ये सीजन समाप्त हुआ। 2010 में आरआर थी 7वें स्थान पर। पठान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ रॉयल्स के सीजन के पहले मैच में मंच पर आग लगा दी। उस समय 37 गेंदों में सबसे तेज आईपीएल शतक लगाया, लेकिन उनकी टीम 4 रन से कम हो गई। वो अगले 2 गेम भी हार गए, लेकिन फिर लगातार 4 जीत हासिल की। अपने अगले 7 में से 5 मैच हारने से पहले और तालिका में अंतिम दूसरे स्थान पर रहे। 2011 में आरआर थी 6ठे स्थान पर। वॉर्म के तहत जो उनका आखिरी सीजन साबित हुआ, रॉयल्स ने जीत की एक श्रृंखला के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर भारी हार से पटरी से उतर गई, जिसमें ग्रुप स्टेज के उत्तरार्ध में लगातार 4 शामिल थे। उनके पास राहुल द्रविड़, रॉस टेलर और पॉल कलिंगवुड थे और शॉन टेट को वापस खरीदने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने अभी भी 14 में से केवल 6 मैच जीते। 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में आरआर थी 7वें स्थान पर। एक और निराशाजनक सीजन। 16 में से 7 जीत के हालांकि अजिंक्य रहाणे टीम के लिए चमके। उन्होंने सीजन के ओपनर में 66 गेंदों में 98 रन बनाए और फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ ग्रुप गेम में 60 में 103 रन बनाए। सीजन के लिए 16 मैचों में 560 रन बनाए। 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में आरआर थी 3रे स्थान पर। आरआर ने 2018 के बाद पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई। 16 मैचों में 543 रनों के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वॉटसन ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जहां उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर जीता, लेकिन हार गए दूसरे क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में आरआर थी 5वें स्थान पर। रॉयल्स ने नीलामी में सैमसन, रहाणे, वॉटसन, जेम्स फॉकनर और स्टुअर्ट बिन्नी को बरकरार रखा। स्मिथ, टीम साउदी, वरुण नायर, धवल कुलकर्णी और अभिषेक नायर को खरीदा। एक खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेने के बाद द्रविड़ मेंटर के रूप में बने रहे। रॉयल मुंबई इंडियंस के साथ नेट रन रेट में संकीर्ण अंतर के कारण प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक। 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में आरआर थी 4थे स्थान पर। टीम ने लगातार 5 जीत के साथ अपनी मजबूत शुरुआत का आनंद लिया। हालांकि उनकी गति के बीच कुछ हार और कुछ छोड़े गए मैचों में विफल कर दिया गया। वो अभी भी टॉप 4 में समाप्त करने में सफल रहे, लेकिन अंततः रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एलिमिनेटर में हार गए। 2016 और 2017 में इस टीम को निलंबित कर दिया गया था विवादों के कारण। उसके बाद 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में आरआर थी 4थे स्थान पर। निलंबन से लौटे आए, लेकिन अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में उनका मौसम बहुत खराब था। कुछ शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन थे, लेकिन उनकी 2 सबसे बड़ी खरीद उनाडकट और स्टोक्स अपने मूल्य टैग पर खरा उतरने में विफल रहे और आरआर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 25 रन से हारकर प्लेऑफ से बाहर हुए। 2019 में आरआर थी 7वें स्थान। टूर्नामेंट में जाने पर कप्तान के रूप में रहाणे की स्थिति और उनके मध्य क्रम के स्थान पर सवाल उठ रहे थे। रॉयल्स अपने पहले 6 मैचों में 5 हार के साथ फिर से लड़खड़ा गया। इससे पहले कि स्मिथ बीच में ही आगे आए, श्रेयस गोपाल और आर्चर ने प्रभावित किया, लेकिन स्टोक्स की वापसी मामूली थी और टीम अपने इतिहास में तीसरी बार 7वें नंबर पर ही थी। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में आरआर थी 8वें स्थान पर। रॉयल्स ने अपने पहले 2 मैचों में जीत के साथ अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसके बाद वो पिछड़ गए। अपने अगले 12 में से केवल 4 में जीत हासिल की और तालिका में अंतिम स्थान पर। गेंद के साथ आर्चर की लगातार प्रतिभा और कुछ असाधारण व्यक्तिगत प्रदर्शन के अलावा जश्न मनाने के लिए इनके पास बहुत ही कुछ था। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में आरआर थी 7वें स्थान पर। एक और निराशाजनक सीजन। 14 में से सिर्फ 5 जीत के साथ वो पूरे टूर्नामेंट के लिए अपने 2 सबसे बड़े नाम यानी आर्चर और स्टोक के बिना थे और उनके अन्य मुख्य आधार बटलर को भी यूएई लीग से बाहर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप उन्हें कभी भी सही संयोजन नहीं मिला और कप्तान सैमसन को बल्लेबाजी विभाग में अधिकांश काम करने के लिए छोड़ दिया गया। अगर की प्लेयर्स की हम बात करें आरआर टीम की तो इनके की प्लेयर्स है शेन वॉटसन, अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन, टीम स्मिथ। तो ये थी जानकारी राजस्थान रॉयल्स इस टीम के बारे में 2008 से लेके 2021 तक। हमारे लिस्ट की अगली टीम है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के फिलहाल कप्तान है मयंक अग्रवाल, कोच है अनिल कुंबले। इनका घरेलू मैदान है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली का। आईपीएल किताब अभी तक इन्होंने कोई भी नहीं जीता। इनके मालिक है मोहित बर्मन, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा और करण पॉल। पंजाब किंग्स जो पहले किंग्स 11 पंजाब नाम से जानी जाती थी, इनको
2008 में मोहित बर्मन, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा और करण पॉल ने 304 करोड़ रुपए यानी लगभग 76 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। राजस्थान रॉयल्स 268 करोड़ रुपए यानी 67 मिलियन डॉलर और कोलकाता नाइट राइडर्स 300 करोड़ रुपए यानी 75.09 मिलियन डॉलर कम करने वाली एकमात्र फ्रेंचाइजी। आईपीएल 2021 से पहले अपना नाम बदलने वाला पंजाब सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंचा। आइए बात करते हैं इस टीम के इतिहास के बारे में। उन्होंने पहले सीजन में एक आशाजनक शुरुआत की, लेकिन एक स्थिर कोर की कमी के कारण उन्हें लगातार सफलता नहीं मिली। अक्टूबर 2010 में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने पंजाब और राजस्थान रॉयल्स को लीग से निष्कासित कर दिया, जिसमें शेयर होल्डिंग और स्वामित्व मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। मामला अदालत तक पहुंच गया और दोनों फ्रेंचाइजी को बहाल कर दिया गया। लेकिन 2011 में पंजाब की नीलामी की योजना को प्रभावित किया, जहां उन्होंने अपनी टीम के पुनर्निर्माण का मौका मिला। उनके कोच माइकल बेवन को नीलामी से ठीक 4 दिन पहले नियुक्त किया गया था और उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को रिटर्न नहीं किया। 3 और मध्यम वर्षों के बाद उन्होंने 2014 की नीलामी में एक प्यारा स्थान मारा, संजय बांगर के तहत एक रोमांचक टीम के कोच के रूप में इकट्ठा किया और लीग चरण में टॉप पर जाकर केकेआर के खिलाफ एक करीबी फाइनल हार गए, जबकि सेमीफाइनल में भी पहुंचे चैंपियंस लीग T20 में, लेकिन वे तब से उन लबों पर निर्माण नहीं कर पाए। आइए इस टीम के हम बात करें चढ़ाव और उतार के बारे में। चढ़ाव की अगर बात करें तो जॉर्ज बेली की कप्तानी वाली एक नई टीम ने 2014 में तेज गति से शुरुआत की। ग्लेन मैक्सवेल जो टूर्नामेंट के खिलाड़ी के रूप में समाप्त हुए, उन्होंने डेविड मिलर द्वारा समर्थित कई गई शानदार पारियों के साथ शुरुआत की। पंजाब 14 में से 11 जीत के साथ तालिका में टॉप पर है, लेकिन 199 के स्कोर के बावजूद भी फाइनल में हार गए। उतार की अगर हम बात करें इस टीम की तो वो 3 बार लकड़ी के चम्मच के रूप में समाप्त हो गए, 2010, 2015 और 2016 में। 2015 का सीजन विशेष रूप से वीर था, जैसा कि उनके सर्वश्रेष्ठ वर्ष के बाद आया। उन्होंने 2015 में केवल 3 गेम जीते और 11 हारे। मौसम के अनुसार अगर हम बात करें इस टीम की तो 2018 में पंजाब किंग्स थे तीसरे स्थान पर। शॉन मार्श ने एक ब्लॉकबस्टर सीजन के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें 616 रन बनाए और पंजाब को नॉकआउट में पहुंचा दिया। उन्होंने अपने 14 लीग मैचों में से 11 जीत और सेमीफाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से 9 विकेट से हार गए। 2009 की अगर हम बात करें तो 2009 में पंजाब किंग्स थी 5वें स्थान पर। वो अंतिम चैंपियन डेक्कन चार्जर्स के 7 अंक के लिए बराबरी पर, लेकिन उनका नेट रन रेट काफी कम था और इसलिए वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए टूर्नामेंट में पंजाब का कोई असाधारण प्रदर्शन नहीं था और अगर मुंबई इंडियंस के उनके खिलाफ मामूली पीछा नहीं किया होता तो वो 7वें स्थान पर था। 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में ये टीम थी 8वें स्थान पर। महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने उनके बीच 800 से अधिक रन बनाए और इरफान पठान ने हरफनमौला योगदान दिया, लेकिन पंजाब का महत्वपूर्ण क्षणों का खोता तीर था। उन्होंने अपने पहले 8 मैचों में से केवल 1 में जीत हासिल की। नुकसान अक्सर करीब थे, लेकिन इसके लिए अंक दिखाने के बिना वो मूर्छा गए, अंततः ढेर के नीचे खत्म हो गए। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में पंजाब किंग्स थी 5वें स्थान पर। पंजाब नॉकआउट में एक स्थान से चूक गया। एडम गिलक्रिस्ट ने एक नई टीम का नेतृत्व किया, मार्च बने रहे और एक और तारकीय मौसम का निर्माण किया। बाकी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी शानदार ना होकर पर्याप्त और सुसंगत थी, जो उनकी अंतिम स्थिति में परिलक्षित होती। 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में पंजाब किंग्स थे 6ठे स्थान पर। परविंदर अवाना और पीयूष चावला की अगुवाई में गेंदबाजों ने इस सीजन में बल्लेबाजी से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें टॉप स्कोरर मनदीप सिंह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला। पंजाब 9 टीमों में से 6ठे स्थान पर रहा, हालांकि 4थे और 5वें स्थान पर रहने वाली टीमों में से केवल 1 अंक उनका अधिक था। 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में पंजाब किंग्स थी 6ठे स्थान पर। उनके सीजन का उच्च बिंदु तब आया जब डेविड मिलर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 38 गेंदों में नाबाद शतक के साथ एक बड़े मंच पर खुद की घोषणा की। लेकिन कुल मिलाकर पंजाब के पास 8 जीत और 8 हार के साथ एक मध्यम टूर्नामेंट। 2014 में पंजाब किंग्स थी उप विजेता यानी रनर। 11 जीत के साथ वो ग्रुप स्टेज में स्पष्ट नेता थे। मैक्सवेल और मिलर का बल्ला शानदार रहा। वीरेंद्र सहवाग ने दूसरे क्वालिफायर में
एक महत्वपूर्ण शतक का योगदान दिया, लेकिन फाइनल में रिद्धिमान शाह के शतक के बावजूद पंजाब केकेआर के खिलाफ रोमांचक अंतिम ओवर में हार गई। 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में पंजाब किंग्स थे 8वें स्थान पर। सब कुछ जो नाशपाती के आकार का हो सकता था उसने किया। मैक्सवेल ने 11 पारियों में 13 का औसत निकाला, और हालांकि मिलर ने उनके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन वो अपने 2014 के स्वयं की छाया थे। लीग चरण में केवल 3 जीत का मतलब था कि पंजाब को तालिका में सबसे नीचे भेज दिया गया। 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में पंजाब किंग्स थे 8वें स्थान। एक और निराशाजनक मौसम। पंजाब की किस्मत राइजिंग पुणे सुपर जायंट के खिलाफ उनके अंतिम लीग मैच में दिखाई दी। दोनों टीमें 8 अंकों पर थी, एक निचले स्थान पर से बचने के लिए जूझ रही थी, और पंजाब को अंतिम ओवर में 23 रन का बचाव करते हुए ऊपरी हाथ लगा रहा था। लेकिन MS धोनी ने आखिरी 3 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के लगाकर पुणे की जीत पर मोहर लगा दी। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में पंजाब किंग्स थे 5वें स्थान। इस साल मैक्सवेल को कप्तान बनाया गया था, और पंजाब ने अपने पिछले 2 की तुलना में कुछ बेहतर सीजन का आनंद लिया, लेकिन वो 73 रन पर आउट हो गए। IPL में उनका अब तक सबसे कम स्कोर। राइजिंग पुणे सुपर जायंट के खिलाफ एक खेल में उन्हें जीतने की जरूरत थी, लेकिन वो प्लेऑफ से बाहर गए। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में पंजाब किंग्स थी 7वें स्थान पर। एक और बड़ी नीलामी के बाद टीम में एक और बदलाव आया, और R अश्विन को कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने पहले 6 मैचों में से 5 में जीत हासिल की, लेकिन फिर उनकी किस्मत उलट गई। उन्होंने अपने अगले 8 मैचों में से एक भी जीत नहीं मिली। KL राहुल के 659 रन सीजन का तीसरा बड़ा स्कोर था। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में KKR थी 6ठे स्थान पर। पंजाब 6 जीत और 12 अंकों के साथ समाप्त हो गई, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में तालिका में 1 स्थान उनका अधिक था। अगर एक करीबी हार जीत में बदल जाती तो वो प्लेऑफ में पहुंच जाती, लेकिन राहुल, अश्विन और मोहम्मद शामी के शानदार प्रदर्शन के बावजूद वो पर्याप्त रूप से सुसंगत नहीं। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में पंजाब किंग्स थे 6ठे स्थान पर। पंजाब ने फिर से 6 जीत और 12 अंकों के साथ सत्र का अंत किया। उनका सीजन एक रोलर कोस्टर था, जिसमें पहले हाफ में कई कष्टप्रद करीबी खेलों से दिखाने के लिए सिर्फ 1 जीत थी। इसके बाद प्लेऑफ स्थान के लिए देर से उछाल में लगातार 5 जीते थी, लेकिन वो उस गति से रन बनाने में असमर्थ रहे। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में पंजाब किंग्स थी 6ठे स्थान पर। लगातार तीसरे सीजन के लिए वो 12 अंकों के साथ तालिका में 6ठे स्थान पर रहे। पिछले वर्षों से कुछ भी महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदला। सलामी बल्लेबाजी ने अभी भी स्कोरिंग का बड़ा हिस्सा नहीं किया, और पक्ष ने प्रतिभा की चमक दिखाई, लेकिन पूरे पर एक साथ पर्याप्त ठोस प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं। हालांकि राहुल इस साल में टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर है। की प्लेयर्स, इस टीम के की प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये है KL राहुल, क्रिस गेल, शॉन मार्श और डेविड मिलर। तो ये था पंजाब किंग्स का 2008 से लेकर 2021 तक का सीजन। हमारे लिस्ट की अगली टीम है गुजरात टाइटंस, इस साल की नई टीम। इनके फिलहाल के कप्तान है हार्दिक पांड्या, इनके कोच है आशीष नेहरा, इनका घरेलू मैदान है नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा का, इनके मालिक है CVC कैपिटल पार्टनर्स। अहमदाबाद स्थित गुजरात टाइटंस 2022 सीजन से पहले पेशकश की गई कि 2 नई टीमों में से एक। CVC कैपिटल पार्टनर्स ने 5,625 करोड़ रुपए, लगभग 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए फ्रेंचाइजी की बोली जीती। उन्होंने 2022 की नीलामी से पहले हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल को चुना। पांड्या को कप्तान बनाया गया, आशीष नेहरा को मुख्य कोच, गैरी क्रस्टन को मेंटर और बल्लेबाजी कोच, और विक्रम सोलंकी को क्रिकेट का निर्देशक नियुक्त किया गया। की प्लेयर्स, अगर की प्लेयर्स की हम बात करें तो इस टीम के की प्लेयर्स है हार्दिक पांड्या, राशिद खान और मोहम्मद शामी। इस साल की ये नई टीम है, तो इस साल का प्रदर्शन हम जान लेंगे बाद, क्योंकि अभी मैच जारी है और ये उनका पहला सीजन। तो ये थी गुजरात टाइटंस की जानकारी। लिस्ट की अगली टीम है लखनऊ सुपर जायंट यानी LSG। इनके फिलहाल के कप्तान है KL राहुल, कोच है एंडी फ्लावर, घरेलू मैदान है इनका BRSB इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। इनके मालिक है RPSG ग्रुप। लखनऊ सुपर जायंट्स 2022 सीजन से पहले IPL में जोड़ी गई 2 नई टीमों में से एक। RP संजीव गोयनका
ग्रुप द्वारा 7,090 करोड़ रुपए लगभग $940 मिलियन की रिकॉर्ड राशि के लिए खरीदा गया, जिसके पास पहले राइजिंग पुणे सुपर जायंट का स्वामित्व। 2016 और 2017 में फ्रेंचाइजी थी इनके पास स्वामित्व। एंडी फ्लावर को मुख्य कोच और गौतम गंभीर को मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया। की प्लेयर्स है इनके केएल राहुल और रावेश खान और किरण तेंदुलकर। तो इस टीम का ये पहला सीजन है, ये टीम कैसा प्रदर्शन करती है हमको ये बाद में ही पता चले। तो ये था आईपीएल का सब टीमों का सफर 2008 से लेके 2021। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और शेयर कीजिए और आपका प्यार बरकरार रखिए। धन्यवाद।